इस वक्त सीधे रुख करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। जाते थे वो विवाद इससे कम होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसको पूरे देश में लागू किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की इसमें घोषणा की गई है। ये हमारे राज्य की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राज्य के नवयुवक उनकी इच्छा होती है कि वो सेना में जाएं। तो हमारे सैनिक स्कूल निश्चित रूप से इसमें उत्तराखंड को भी एक बड़ा फायदा हमको होने की उम्मीद है। ये जो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इनको प्राथमिकता दी गई है और इस क्रम में 7 टेक्सटाइल पार्क 3 सालों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो रोजगार है ये बहुत अधिक बढ़ेगा और जो रॉ मटेरियल है वो भी उसके उत्पादक भी इससे बढ़ेंगे। तो एक रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमें कह सकते हैं कि जो इस पार्क की है इससे होगा। किफायती आवास, जो 20-21 में जो इसमें जो आयकर में जो राहत दी गई थी, तो 20-21 में दी गई थी, उसे इस बजट में और विस्तारित किया गया है। और इससे मैं समझता हूं कि जो किफायती आवास, जो विशेषकर हमारा जो लोअर इनकम ग्रुप है, उनके लिए इससे बड़ा फायदा होगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये बजट में जो इन विपरीत परिस्थितियों में लगता था कि बजट कितना लोकप्रिय आएगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये बजट बहुत ही समावेशी बजट है। गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य है, कृषि है और शिक्षा है, चाहे सैन्य शिक्षा हो, उस पर इसमें बहुत फोकस किया गया है। इससे हमारे जो ग्रामीण भारत है उसको मजबूती मिलेगी। जो स्वामीनाथन कमेटी में जो सिफारिश की गई थी आज से वर्षों पहले, किसानों को एमएसपी, ये 1.5 गुना ये एमएसपी देंगे। ये इसमें सरकार ने जो वायदा प्रदेश देश की जनता से किया था उसको पूरा करने का काम किया है। अगर हम ये देखें, अगर पिछले बजटों की तुलना में अगर हम देखें तो यूपीए सरकार ने जो पैसा किसानों के खातों में पहुंचाया था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा किसानों के खातों में पहुंचाया गया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बजट हमारे जो हमारे सबके स्वस्थ और निरोगी रहने की जो हमारी कामना है उसको पूरा करने वाला ये बजट हम इसको कह सकते हैं। अभी जो बाकी डिटेलिंग आएगी, अभी वो अपलोड हो जाएगा, तो फिर आपसे जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। सर, हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ मिला है और एक बड़ी चुनौती हमारे लिए थी, तो आपको लगता है भविष्य में हम हेल्थ के सेक्टर में मजबूत हों, तो उसका इरादा इसमें दिखता है? देखिए, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि कोविड काल को और इस आपातकाल को, महामारी के काल को, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस आपदा को हमको अवसर में बदलना है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बीच भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, बहुत बड़ा सुधार हुआ है। अपने स्टेट के बारे में बताऊं आपको तो आज हर अस्पताल में आईसीयू बन गए हैं, डॉक्टर्स की भर्ती हुई है, नर्सेज की भर्ती हुई है, मेडिकल कॉलेज, उत्तराखंड जैसे राज्य को 3 मेडिकल कॉलेज सरकार ने हमको दिए हैं, मोदी जी की सरकार ने। लेकिन जो अब जो इसमें बजट में जो 137% की जो बढ़ोतरी की गई है, इससे और बड़ा चेंज हमारी मेडिकल इंडस्ट्री भी कहूँगा मैं, क्योंकि केवल डॉक्टर नहीं है, तो तमाम जो आज इक्विपमेंट्स का जो इस्तेमाल होता है
तमाम जो उसमें तमाम तरह की जो उपकरण उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो पूरी इसको हम ये कह सकते हैं पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम आएगा। और इससे न केवल देशवासियों को फायदा होगा, आज तमाम ऐसे देश जो विकसित देश नहीं हैं, जो विकासशील देश हैं, आज वहाँ से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भारत में इलाज कराने के लोग आते हैं। तो केवल देशवासियों को तो फायदा होगा ही। जैसे कोविड का वैक्सीन बनने से आज 20 देशों को भारत दे रहा है, तो इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए मैं समझता हूं कि दुनिया के लोग यहां पर आएंगे और देश की आर्थिकी में उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आएगा। हमारी सुविधाएं तो सुधरेंगी, लेकिन देश की आर्थिकी में भी एक बड़ा भारी चेंज आएगा। सर, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इस बजट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बजट हमेशा मोदी जी की एक खासियत रही है। हम जब से उनको देख रहे हैं 2002 के बाद, 2 से पहले संगठन में देखा, उसके बाद उनको सरकार में देखा, और जो उनकी कार्यशैली है वो फोकस्ड होती है। और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत तो हम आज देख रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए। इतने देश की आजादी के बाद आज जो शिक्षा नीति आई है भारत की, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है, दुनिया उसका अध्ययन कर रही है। तो वो एक फोकस्ड उनके सामने स्पष्ट है कि उनको क्या क्या करना है। और निश्चित रूप से जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये बजट आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसको और मजबूती और आगे बढ़ाने वाला है। सर, राजकोषीय घाटा राज्यों से कहा गया है कि जो राज्य 3% तक राजकोषीय घाटा लाए, उत्तराखंड उन राज्यों में 4% के आसपास है। एक चैलेंज रहेगा आपके लिए? निश्चित रूप से, लेकिन तमाम सुधार हम लोग उस दिशा में कर रहे हैं, चाहे श्रम क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की दृष्टि से देखें, तो हम तमाम चेंज हम ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो राजकोषीय घाटे को कम करने की बात है, वो उसका परिणाम उस पर दिखाई देगा। सर, लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों के लिए कहा गया। अब जो किसान धरने पे बैठे, इनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार ने देखिए, किसानों को तो बिल्कुल भ्रमित किया गया है। ये कृषि कानून किसानों के हित में है। मुझे बताइए कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए या देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जो काम किसानों के लिए किया है, हमको बता दें कि किसी प्रधानमंत्री ने काम किया है। जिस तरह से उन्होंने, मैं आपको बताऊं, गुजरात की बात बताऊं, गुजरात में किसानों को 2 घंटा बिजली मिलती थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे, 2 घंटा। और उसका भी समय निर्धारित नहीं था कि दिन में मिलेगा, कि रात को मिलेगा, कि शाम को मिलेगा, कोई समय का निर्धारण ही नहीं था। तो गुजरात के किसान नरेंद्र मोदी जी को मिले थे, उन्होंने कहा साहब हमको 2 घंटा पानी दीजिए, बिजली दीजिए, हमारे ट्यूबवेल्स को पर्याप्त है, लेकिन उसका समय निर्धारित कर दीजिए। आप आधी रात को भी देंगे, अगर 12 बजे रात को 12 से 2 देते हैं तो 12 से 2 के लिए भी राजी हैं, वो समय आप तय कर लीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने पूरा 2.25 साल में हर गांव को सेपरेट फीडर दिया किसानों के लिए, और 2.25 साल में वो टारगेट पूरा किया, हर गांव तक सेपरेट फीडर देने का काम किया, और 7 घंटे बिजली देने का काम शुरू किया, और 50 पैसे यूनिट दिया। तो जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के नाते जिसने इतनी मजबूत पहल किसानों की है, आज किसान की गुजरात की स्थिति यह है कि गुजरात में किलोमीटर में, माइल्स में आज प्रोटेक्टिव फार्मिंग हो रही है, और सीधा किसानों के लिए इतनी बेहतर सड़कें बनाई हैं कि जो नेशनल हाईवे है, इस तरह की स्टैंडर्ड की सड़क बनाई है, किसानों के खेतों से सीधा समुद्र के जो हमारे बंदरगाह हैं जो वहां तक, ताकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खराब ना हो, जो पेरिसेबल आइटम है वो खराब ना हो, झटके ना लगे। इस तरह की बेहतर सड़कें उन्होंने दी है, इतना उन्होंने काम किया है। और इसलिए किसानों को मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए। जो उनके बीच में जिस तरह का भ्रम फैलाया, इसमें तमाम जो इस तरह की बातें सुनने में आ रही, मैं कल मंजीत सिंह बिट्टा जी का एक वीडियो देख रहा था, और उन्होंने तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं और चैलेंज भी किया उन्होंने। तो मैं समझता हूं
कि नरेंद्र भाई मोदी जिसका अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको अपने लिए कुछ नहीं, अगर उसके सामने कोई टारगेट है तो भारत माँ है, भारत देश है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, बाकी उसके सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई अपना निजी कोई लक्ष्य उनके जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं है। उनके सामने अगर एक परिकल्पना है तो भारत देश को मजबूत करने की। और आज देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका के एक अखबार ने लिखा था कि ये एक डेंजरस पैट्रियट है, हाँ, तो उन्होंने ये लिखा इस पे। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए, किसानों को उनकी बात समझना चाहिए। किसान निश्चित रूप से उनकी बात समझेंगे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने एक जिद कर ली है, ये जिद ठीक नहीं है। अपना बजट सत्र 1 से 9 मार्च गैरसैंण में होगा। धन्यवाद। तो आत्मनिर्भर भारत का ये बजट है और कोरोना काल के बाद ये कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा इकोनॉमी को। हर एक क्षेत्र में इस बजट में ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के लिए भी कहा कि जो जो चीजें उत्तराखंड को चाहिए थी, उसमें चाहे सैनिक स्कूल हो, ग्रीन बजट की बात हो रही थी, एमएसएमई सेक्टर की बात हो रही थी, उस तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज देहरादून पहुंचे, जहां पर सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी आत्मनिर्भर भारत और नई शिक्षा नीति का खूब प्रचार किया, लेकिन बजट में कुछ नहीं दिया। ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की, लाए थे। उसमें लिखा था नई एजुकेशन पॉलिसी में कि हम 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करेंगे, और वो नई एजुकेशन पॉलिसी का उसी को आधार बनाया था। उसकी खूब चारों तरफ केंद्र सरकार के मंत्री तारीफ करते घूम रहे हैं, जी बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बड़ी अच्छी पॉलिसी है। तो 6% जीडीपी का तो इसमें लाए नहीं, आप तो 2% भी नहीं लेकर आए। तो इसका मतलब वो सिर्फ एक जुमला है, नई एजुकेशन पॉलिसी। और आत्मनिर्भर भारत बनेगा अगर आप शिक्षा पे खर्च नहीं करोगे देश की, तो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। ये और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया, जिसको उत्तराखंड कांग्रेस ने निराशाजनक बताया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, और वहीं कहा कि बीजेपी के नेता ग्रीन बोनस की बात करते हैं, जो अभी तक नहीं मिला उत्तराखंड को। हमारे यहाँ नेशनल सेंचुरीज हैं, लेकिन पर्यावरणीय संतुलन के लिए जो योगदान उत्तराखंड अपने विकास की कीमत से देता है, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं। 15वें वित्त के सामने हमने रखा था कि हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। हमने लगातार इस बात को उठाया है, लेकिन ग्रीन बोनस की बात बीजेपी के नेता जुमले की तरह करते हैं, ग्रीन बोनस देते नहीं। मैं समझता हूं उत्तराखंड की दृष्टि से भी और राष्ट्रीय दृष्टि से भी ये बजट निराशाजनक है। वहीं आम बजट पर अनिल बलूनी ने भी ट्वीट किया और कहा कि ये बजट गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के साथ देश के सर्वांगीण विकास का बजट है। और बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बजट तो आ गया, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर? सुनील, आवाज मिल रही है क्या? लगता है सुनील तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, अब तमाम जी सुनील, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आप बोलिए। हाँ बिल्कुल सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, बजट पेश हो गया, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, अब लोग क्या कह रहे हैं बजट पेश होने के बाद? देखिए नीलू, उत्तराखंड से मिलीजुली प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर आई है, क्योंकि उत्तराखंड को बहुत सारी उम्मीदें भी बजट से थी और लोग सुबह से ही बजट को देख रहे थे। जब बजट 11 बजे ठीक वित्त मंत्री ने पेश किया, हमारे साथ स्थानीय लोग हैं जो लगातार इस बजट पर निगाहें गड़ाए हुए थे। वैसे अब जो बजट आज का पेश हुआ, केंद्रीय बजट, क्या कुछ रहा, क्या लगता है आपको? बजट से बहुत उम्मीद थी मध्यम वर्ग को, और विशेषकर आयकर दाताओं को बहुत उम्मीद थी, वो बहुत ज़्यादा पूरी नहीं हो पाई। बाकी व्यापारियों के लिए कुछ राहत है, बड़े व्यापारियों के लिए, कि उनको जो है
ऑडिट आय जो है उनकी है वो 10 करोड़ हो गई है, जो पहले 5 करोड़ थी। ये थोड़ा राहत है उच्च मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए। बाकी रसोई गैस की और पेट्रोल की थोड़ी उम्मीद थी कम होने की, ऐसा कुछ दिखता नहीं दूर तक कि वो कम हो पाएगा। और रोजगार के ऊपर भी कुछ बहुत ज़्यादा काम लगता नहीं कुछ हुआ है जी। लेकिन इसमें व्यापारियों को थोड़ा बहुत राहत मिली है कि जो 10 करोड़ तक का जो कारोबार है उस पर छूट आप लोगों को मिली है, क्या लगता है आप? ये सरकार का अच्छा कदम है और इससे लगता है व्यापारियों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। उम्मीद थी जीएसटी की, उम्मीद और बहुत सारी चीज़ों की थी, पर हम अभी इस बार मेरे को लगता है कि इसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन जो ऑडिट का झंझट था वो तो खत्म हुआ है। खत्म हो गया वो। ये अच्छा, ये सरकार का अच्छा जो नीति उन्होंने बनाई है बहुत अच्छी रही। लेकिन इसके अलावा भी जैसे डिजिटल पेमेंट पे है करीब 150 करोड़ का जो इंसेंटिव है वो दिया गया है कि ताकि डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसको बूस्ट किया जा सके। जी, जिस तरीके से अभी मतलब पहले से ही सरकार के कदम रहे हैं कि ब्लैक मनी और ये जो पैसा लोग घर में रखते हैं इसको ख़त्म करने का तरीका निकाला जाए, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया कदम है। आज आप ये देखते हैं कि एक मार्केट जो होता है, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसमें उछाल होता है। आज ज़बरदस्त 2000 अंकों का उछाल हमने मार्केट में देखा, 500 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी में है। और अभी आप आजकल 2 बिंदुओं की बड़ी प्रासंगिकता है आजकल के माहौल में। पहला, जो हम पिछले 1 साल से कोरोना को झेल रहे हैं पूरे विश्व भर में, तो सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए कोरोना की वैक्सीन के मार्फत दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार का है। दूसरा, जो हम आजकल कृषि और किसानों की जो भी चल रहा है वो सब चीज़ें देख रहे हैं, तो उसमें पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोल पे 2.5 रुपये और डीजल पे 4 रुपये जो है उसका सेस जो है कृषि सेस लगेगा। लेकिन ये उपभोक्ता को नहीं देना होगा, ये बड़ी बात है। उपभोक्ता की जेब से एक भी पैसा इसमें नहीं जाएगा, किसानों को मिलेगा, किसानों के फायदे के लिए, किसानों के कल्याण के लिए मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक और जो इस बजट की हाईलाइट मुझे लगी कि 75 साल से ऊपर के जो वृद्ध जन हैं उनको अब इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और जैसा कि अभी आपने बताया 5 से 10 करोड़ जो ऑडिट लिमिट वो कर दी गई है। बहुत सारे सिग्नेचर्स होते थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी, तो अब ये सब नहीं करनी होगी। वो थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है। और भी कई इसमें, जैसे उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और कनेक्शन दिए जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो हमारा नया राज्य अभी बना है, लद्दाख के लिए भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्राविधान किया है। तो बहुत कुछ इसमें किया गया है बजट में, सराहनीय बजट है। इनसे जानिए कि जो बजट पेश किया गया, ये कह रहे हैं कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से भी हम लोगों की बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि ये अभी फौरी तौर पर काम नहीं करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बजट काफी अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो इस तरह की चीजों के साथ थोड़ा कठिन फैसला भी लिया कि मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा इससे राहत नहीं है, लेकिन फिर भी आगे के लिहाज से, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिहाज से ये इनको ठीक लग रहा है ये बजट। बिल्कुल नीलू, जिस तरह से आज जो बजट पेश हुआ, इसके दूरगामी परिणाम भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, देखिए बजट में जब से एनडीए की सरकार आई है तो एक चीज़ हम देखते हैं कि जो इनके डिसीजंस हैं, जो इनके निर्णय हैं, वो दूर के ही हैं। मतलब जैसे कि अगर नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के बाद जीएसटी का आना, तो एक सिलसिलेवार निर्णय लिए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहला जो अभी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि जो इस 1 साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में जो व्यापारियों को और जो भी नुकसान ये सब हुआ है, जो भी एक आम जन को नुकसान हुआ है, उसको कैसे रिकवर किया जाए और कैसे हम अपनी जीडीपी को। बिल्कुल, और सरकार की मंशा भी इस बजट में कुछ इसी तरह से दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम लोगों का भी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर पर खास ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने हेल्थ सेक्टर में 137% बजट बढ़ाया है। Outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22, as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. और केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों से तुलना करते हुए
कि सरकार किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया है। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।